हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग जो है डिस्कस करेंगे आर्टिकल 40। प्रीवियस लेक्चर में हमने आर्टिकल 39 जो है नहीं बल्कि 39A डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम लोग आर्टिकल 40 डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो पार्ट 4 का हिस्सा है। क्या? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये आर्टिकल जो है, ये स्टेट को कहता है कि उन्हें ऑर्गेनाइज करनी है विलेज पंचायत एंड इंडोर देम विद पावर्स टू फंक्शन एज ए यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। देखो, गांधीयन, ये एक गांधीयन प्रिंसिपल है। गांधीयन प्रिंसिपल है। वो चाहते थे कि विलेज शुड बी सेल्फ सफिशिएंट। ठीक है, दे शुड बी सेल्फ रूल्ड बाय देम। तो आर्टिकल 40 कहता है कि स्टेट को क्या करना है, स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, के विलेजेस में, गांव में जो है पंचायत बनाएगा और उनको ऐसी पावर भी देगा, ताकत भी देगा और अथॉरिटी भी देगा जितनी उनको ज़रूरत है, नेसेसरी है, ताकि वो फंक्शन कर सकें एज ए सेल्फ गवर्नमेंट की तरह। एक लोकल गवर्नमेंट जैसे रूल जैसे स्टेट में है, जैसे सेंटर में है, वैसे एक विलेज में भी ऐसी होनी चाहिए जो खुद के डिसीजंस ले सके। आप उन्हें फाइनेंशियल, पॉलिटिकल उतनी पावर दोगे। तो ये आर्टिकल 40 यही की चीज कहता है। ये कहाँ पाया जाता है? पार्ट 4 में। किसके? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। ये प्रमोट करता है गांधी जी के आइडियाज, जो उनके सिद्धांत थे फॉर डिसेंट्रलाइजेशन पावर एंड ग्रास रूट डेमोक्रेसी। पीपल्स विल, देखो, डिसेंट्रलाइजेशन क्या? सेंट्रलाइज्ड विद द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन हैंड, लाइक इन ब्रिटिश टाइम्स वेयर गवर्नर जनरल्स वेर एब्सोल्यूट पावरफुल, और लाइक प्रेसिडेंट रूल्स, और लाइक इफ अगर इफ जो है, जैसे एक यूनिटरी गवर्नमेंट होती है, जैसे सेंट्रल या तो फेडरल गवर्नमेंट है ना, यहाँ डिफरेंट स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट के। स्टेट लेवल पे पावर से लोगों के पास गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, सेंटर में पार्लियामेंट है, लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेचर अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है, जुडिशरी अलग है। तो ये क्या? डिसेंट्रलाइज्ड है, पावर अलग अलग जगहों पे फैली हुई है, एक दूसरे पे को डिपेंडेंट है। लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड मतलब पावर, कि ग्राम पंचायत को भी पावर दी जाए, ये भी अलग अलग लोगों में। देखो, डिसेंट्रलाइज्ड क्या है कि पावर जो है, एक होती है सेंट्रलाइज्ड, एक जगह पे सारी डिसीजन मेकिंग, जैसे मोनार्क होते थे एंशिएंट टाइम में। ठीक है, मोनार्क एक किंग जो है वो एब्सोल्यूट पावरफुल था। अब नहीं, अब जुडिशरी, पहले उसी के पास जुडिशियल पावर भी होती थी, उसी के पास लेजिस्लेटिव पावर भी होती थी, उसी के पास जो है एग्जीक्यूटिव पावर भी होती थी, जो रूल्स और रेगुलेशन को एग्जीक्यूट करता, लॉ मेकिंग। अब क्या है? ये जुडिशरी है। ठीक है, इधर जो क्या है, इधर लेजिस्लेटिव पावर है। ठीक है, इधर क्या है? एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, ये जो है लेजिस्लेटर क्या है, एग्जीक्यूटिव क्या है, ये लेजिस्लेचर पे क्या है, अकाउंटेबल है। ये लेजिस्लेचर क्या है? लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर है, जैसे स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली है ना स्टेट में। ओके, फिर प्रेसिडेंट है इधर। ठीक है, वो भी एग्जीक्यूटिव का ही पार्ट है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट कैसे डिपेंडेंट है? वो क्या कर रहा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड और एडवाइस पे चल रहा है, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की पर। ये नहीं, ये खुद अपनी मर्जी चला रहा है। कोई भी लॉ ऐसा बनाएंगे जो फंडामेंटल राइट को वोलेट करता हो, जो लोगों के हित में नहीं है, उसको चैलेंज अगर किया गया है तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, ठीक है, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। समझे? लेजिस्लेटर कोई भी रूल बनाएगी, एग्जीक्यूटिव कोई भी आर्बिट्री एक्शन लेगी तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट है, उसके लिए लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है उसका अपोजिशन होगा, स्टेट लेजिस्लेचर या जो भी है, मतलब। तो इस तरह से ये क्या है? डिसेंट्रलाइज्ड है। तो और पावर को डिसेंट्रलाइज्ड करने के लिए पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस का जो है निर्माण किया। प्लस ग्रास रूट लेवल पे जब ये लोग 5-5 साल बाद, ठीक है, सरपंच को नॉमिनेट कर रहे हैं, मेंबर ऑफ जो है पंचायत को नॉमिनेट कर रहे हैं, तब क्या है? एक डेमोक्रेसी को एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं? तो ये लोग क्या हो रहे हैं? प्रिपेयर भी हो रहे हैं। जब लोकसभा में जो है वोटिंग होगी, जब जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में वोटिंग होगी, तो उनको वोट करेंगे। तो ग्रास रूट लेवल पे जो है डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन हो रहा है कि नहीं? तो ये इसलिए है इसकी फायदे। इन्फोर्सेबल कोर्ट के द्वारा नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं ग्राउंड वर्क देता था जो पंचायत राज सिस्टम का, जो गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया 73rd को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में लाए। इसने ऑपरेशनलाइज किया आर्टिकल जो है इसमें इंसर्ट किया 243 से लेकर 243O तक। मैंडेट किया कि 3 टियर की जो है पंचायत सिस्टम होगी, ग्राम पंचायत, जिला परिषद है, अच्छा, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें रिजर्वेशन दी वुमेन्स को एंड SC STs को।
अच्छा, डेवोल्यूशन हुआ 29 सब्जेक्ट्स जैसे एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट है, इनकी पावर किसे दी गई? इनकी पावर दी गई इन पंचायत राज को। अच्छा, स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया जो जो इनके इलेक्शन को देखेगा, पंचायत के इलेक्शन करवाएगा। फाइनेंस कमीशन, जो स्टेट फाइनेंस कमीशन और दूसरी है सेंट्रल फाइनेंस कमीशन, वो जो है फंड्स देंगी किसको? ये पंचायत को। तो क्या किया गया? एक तो आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक जो है, इसमें वेरियस, इसमें जो है फंक्शंस दिए गए, जैसे एग्रीकल्चर है, ठीक है, एग्रीकल्चर है, रूरल डेवलपमेंट है, रूरल डेवलपमेंट है, इस तरह के जो है फंक्शंस प्रोवाइड किए गए, ओके, पंचायत को। फिर पंचायत के इलेक्शन के लिए जो है स्टेट स्टेट जो है इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदारी दी गई, इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदारी दी गई कि ये पीरियोडिकली जो है इलेक्शंस करवाएंगे। अच्छा, फिर फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशंस को जो है ये कहा गया कि वो फंड्स देंगे इन लोगों को, जो है विदाउट मनी भी तो नहीं काम चलता ना, डेवलपमेंट्स, एग्रीकल्चर, बाकी चीज़ें जो करनी है। तो ये सारी चीज़ें, और ये सारी चीज़ें किसकी वजह से आई? 73rd जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 1992 में आया, ओके। इसने ऑपरेशनलाइज किए ये 243 से लेकर 243 ओ तक के सारे आर्टिकल्स, ओके। तो ये सारी चीज़ें जो है की गई। अच्छा, एक बात बताओ, पंचायत राज में, जो पंचायत राज सिस्टम में टोटल कितने सब्जेक्ट है? 29 सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर वो जो है काम कर सकते हैं, ओके। तो ये था आर्टिकल जो है 40 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो डीपीएसपी था, जो स्टेट को ये कहता है कि उन्हें जो है कोशिश करनी है कि वो पंचायत राज सिस्टम जो है, पंचायत राज सिस्टम जो है वो जो है बनाए रूरल एरियाज में, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू, गुड बाय।